नमस्कार बंधुओं। कल मैंने वर्णमाला के क्रम में आपको स्वरों का ज्ञान कराया था। आज वर्णमाला के द्वितीय भाग में मैं आपको व्यंजनों से परिचित कराऊंगा। व्यंजनों के प्रकार बताऊंगा। व्यंजन मुख्य विवर के किस स्थान से बोले जाते हैं यह बताऊंगा। मूल व्यंजन कौन कौन से हैं और कुल व्यंजन कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम कल मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर हैं और 2 अनुस्वार और विसर्ग, दोनों हो गए 13। 52 में से यदि हम 13 निकाल दें तो हमारे पास 39 वर्ण बचते हैं। ये 39 वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन संख्या में 39 हैं, परंतु जो मूल व्यंजन हैं वो 39 नहीं है, वो 33 हैं। क वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के 5, त और प वर्ग के 5 य र लावा ये अंतस्थ 4 व्यंजन और श श श ह ये ऊष्म, ये भी 4। तो ये 5 वर्ण के 25 हो गए। 25 4 29 और 4 33। ये मिलाकर के हमारे मूल व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त छ, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। ये व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल द्वारा बनाए जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्ष या त्र या ज्ञ या श्र किस किस व्यंजन के योग से बने हैं, तो इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कवर्ग, ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 पांचों के समूह 5 हैं। 5 5 ये 25। ये 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न आता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको उसका उत्तर देना है कि स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, य, र, ल और व, ये अंतस्थ हैं। याद रखें इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर, उसमें भी जो विशुद्ध अर्ध स्वर हैं वो य और व हैं। पुनः ध्यान दें यदि ये चारों पूछ लिए जाएं कि इनमें से मुख्य अर्ध स्वर कौन सा है, तो आपको टिक करना है य। यदि या नहीं दे रखा है तो उसके बाद आपको सही उत्तर का चयन करना है व, और यदि ये दोनों नहीं है तो उसके उपरांत इन दोनों को भी आप अर्ध स्वर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आगे के श, श, स और ह ये चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। इससे आगे 4 व्यंजन हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन में सबसे पहले छ, यह क प्लस श, इन दोनों के योग से मिलकर के बना होता है। यहां ध्यान दें क पर हलंत लगा हुआ है, श पर हलंत नहीं लगा हुआ। इसका तात्पर्य है कि क आधा है और श पूरा है। त्र, त्र हमारा आधा त और पूरा र, इन दोनों के योग से मिलके बनता है। ज्ञ, ये थोड़ा अपनी ध्वनि से बिल्कुल अलग व्यंजनों से मिलकर के बना होता है। ये आधी ज और पूरी इया,
इन दोनों के योग से ज्ञ बनता है। संस्कृत में इसका उच्चारण ज्ञ, परंतु हिंदी में इसका उच्चारण ज्ञ किया जाता है। आगे श्र, श्र, श, आधी श और पूरी र, इन दोनों के योग से मिलकर के बनता है। बहुत बार यह प्रश्न आता है कि ज्ञ किस किस के योग से मिलके बना है, तो आपको उत्तर में आधा जा और पूरा य, इन दोनों के संयोग से ज्ञ बनता है। इसके आगे उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ, ये संस्कृत वर्णमाला में नहीं है, परंतु हिंदी वर्णमाला में ये नवीन व्यंजन है। इनको बोलते समय हमारी जिह्वा ऊपर की ओर उछलती है, इसीलिए इनको उच्छिष्ट व्यंजन नाम दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से व्यंजन मुख विवर के किस किस स्थान से बोले जाते हैं और यह किस नाम से अभिहित होते हैं अर्थात जाने जाते हैं। ये आप सबने देख ही लिया है कि ये पांचों वर्ग के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे के 4 अंतस्थ हैं, उससे आगे 4 ऊष्म हैं, 4 संयुक्त हैं और 2 उच्छिष्ट हैं। अब सबसे पहले क वर्ग की ओर बढ़ते हैं। क वर्ग को जब हम बोलते हैं तो इन्हें बोलते समय हमारी जिह्वा मुख विवर के किसी भी स्थान को स्पर्श नहीं करती है। जो वायु हमारे कंठ से निकलती है वो सीधी बिना किसी के टकराए हुए निकलती है। इसीलिए ये क वर्ग के 5 व्यंजन कंठ कहलाते हैं। कंठ द्वारा बोले जाने के कारण इन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। इससे आगे चवर्ग, जब हम चवर्ग के 5 वर्णों को बोलेंगे च, छ, ज, झ, ञ, तो हमारे जो जिह्वा का अग्रभाग है वो दांतों के ठीक ऊपर तालू पर जाकर के स्पर्श करता है। इसीलिए इन 5 वर्णों को तालव्य व्यंजन कहा जाता है। तालव्य, उन्हें याद रखें, जब हम चवर्ग के 5 वर्णों को बोलते हैं तो हमारी जिह्वा का अग्रभाग दांतों के ठीक ऊपर जाकर के अर्थात तालू के स्थान पर लगता है। इसीलिए ये 5 वर्ण तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद टवर्ग, टवर्ग के 5 व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मस्तिष्क में जाकर के अर्थात ठीक ऊपर की ओर मूर्धा में जाकर के टकराती है। मेरे साथ आप भी बोलने का प्रयास कीजिए। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो हमने देखा हमारी जीभ ऊपर की ओर मुड़ करके मूर्धा में जाकर के टकराती है। इसीलिए इन 5 वर्णों को मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है या मूर्ध भी बोला जाता है। मूर्ध भी बोल सकते हैं इसे, मूर्ध्य। देखो, याद करने की दृष्टि से चूंकि हम इसको भूल जाते हैं, आपको एक सरल सी ट्रिक बता रहा हूं मैं। जब हम ट, ठ, ड, ढ, ण को बोलते हैं तो हमारी जिह्वा ऊपर की ओर, तो देसी भाषा में मूढ़ की ओर यहां पर होके मूढ़ में लगती है। तो इसीलिए इन्हें आप मूर्धन्य के नाम से भी अभिहित कर सकते हैं। आगे है तवर्ग। तवर्ग के 5 व्यंजनों को जब आप बोलेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी जिह्वा का अग्रभाग सीधे सीधे दांतों को स्पर्श करता है। मेरे साथ बोलें, त, थ, द,
ध, न। पांचों व्यंजनों में हमारी जिह्वा का अग्रभाग दांतों को स्पर्श करता है, इसीलिए त वर्ग दंत्य कहलाता है। दंत्य व्यंजन कहलाते हैं ये पांचों। आगे है पवर्ग। पवर्ग के पांचों वर्णों को, पांचों व्यंजनों को जब हम बोलेंगे तो पाएंगे कि हमारे दोनों ओठ यानी होठ मिलते हैं, स्पर्श करते हैं। मेरे साथ बोलें, प, फ, ब, भ और म। जब हम इन पांचों व्यंजनों को बोलते हैं तो होठ तो आपस में स्पर्श करते हैं, परंतु जिह्वा न दांतों से लगती है, न मूर्धा से लगती है, न तालु से जाकर के लगती है। होठों के मिलने के कारण इनको ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। चूंकि संस्कृत में होठ को ओष्ठ कहा जाता है, इसी कारण इनको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। पुनः कवर्ग कंठ से बोला जाता है तो कंठ कहलाते हैं। चवर्ग तालु से बोला जाता है तो ये पांचों वर्ण तालव्य कहलाते हैं। टवर्ग मूर्धन्य अर्थात मूर्धा में जब जीभ टकराती है तो ये मूर्ध कहलाते हैं। तवर्ग में हमारी जीभ दांतों का स्पर्श करती है, इसीलिए ये दंत कहलाते हैं। और पवर्ग में हमारे होठ ओष्ठ दोनों आपस में स्पर्श करते हैं, इसीलिए ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। पांचों वर्गों के बोलने के स्थान आपको पता चल गए हैं। याद रखें, इनको रटा नहीं जा सकता। जब हमें यह पता होगा कि जिह्वा हमारी कहां स्पर्श कर रही है अथवा ओठ आपस में मिले हुए हैं, तभी हमें ये याद रहेंगे। तुक्का से या कोई ट्रिक से याद करना मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में और मेरे अनुभव में ये सफल नहीं है। तो इसीलिए ध्यान दें कि कौन सा व्यंजन मुख के किस स्थान से बोला जा रहा है। अब इनको तो हम बहुत आसानी से पता कर लेते हैं कि ये कंठ से बोले जा रहे हैं, या ये तालु से, या ये मूर्धा से, दंत से अथवा ओष्ठ से। लेकिन आगे के जो हमारे ये 4, 4, 8, 4, 12 व्यंजन हैं, इनमें से इनको 6 को छोड़ दें, शेष हमारे जो 8 व्यंजन हैं, मूल व्यंजन हैं, ये व्यंजन मुख के स्थान के आधार पर क्या कहलाते हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि यहां पर मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगा। इसे मैं मिटा देता हूं, ये सबको याद हो गया होगा। सबसे पहले तालव्य के सामने हम 1 लिख लेते हैं, मूर्ध या मूर्धन्य के सामने 2 लिख लेते हैं, और दंत के सामने 3 लिख लेते हैं। याद रखें, कंठ वाले उसको छोड़ दें, तालव्य 1, मूर्ध 2, दंत 3। अब आते हैं हम या और श, अंतस्थ और ऊष्म ये 1, रा और श ये 2, और ला और श स ये 3। अर्थात या और श 1 नंबर 1 नंबर, या और श तालव्य होते हैं, रा और श मूर्ध देखिए 2 और 2, तो ये रा और श मूर्ध होते हैं। ला और स ये तीसरा नंबर दंत होते हैं। जब भी आप प्रयास करेंगे, ला और सा तो स्पष्ट पता चलता है, ल दांत से स्पर्श कर रहा है, स दांत से स्पर्श कर रहा है, र मूर्धा की ओर मुड़ रहा है, और श जब श को बोलते तो इसमें भी जीभ ऊपर की ओर मूर्धा की ओर जाकर के टकराती है। या और शा आपके तालव्य हैं। इनके बाद व और ह ये रह जाते हैं। व ध्यान दें, व ल के पास है,
जब हम वाह बोलते हैं तो इसमें ओठ एक दूसरे की ओर आते हैं। तो और ये है किसके पास, दंत की, ये ला है दंत, तो ये वा जो है हमारा ला दंत प्लस व ओष्ठ, ओष्ठ, इसीलिए वा हो गया दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ। अब आते हैं ह। ह हमारा कंठ की सहायता से बोल रहा है, हाँ। इसीलिए ये कंठ कहलाता है। आज के वीडियो के विषय में आप हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे अग्रसारित करें, आगे भेजें, लोगों के लिए प्रोत्साहित करें। इसी के साथ सबको नमस्कार।